मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है एटॉमिक न्यूक्लियस। आज हम लोग लर्न करने वाले हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इससे पहले क्लास में मैंने आपको 4 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। पहला था आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, दूसरा था मास डिफेक्ट, तीसरा था बाइंडिंग एनर्जी, चौथा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। और मैंने बताया था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एक ऐसा टर्म है जो किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि उस न्यूक्लियस का डीके होगा या नहीं होगा। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में। जब भी आपसे किसी भी चीज के कर्व के बारे में कहा जाए, इसका मतलब यह हुआ कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। इसका मतलब यह हो गया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो ये आपको 2 फिजिकल क्वांटिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें एक फिजिकल क्वांटिटीज है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और दूसरा है मास नंबर। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और मास नंबर, इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। अलग अलग एटम का ये मास नंबर अलग अलग होता है और मास नंबर अलग अलग होने की वजह कर इनके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स भी अलग अलग होती है। न्यूक्लियस का मास नंबर अलग अलग होता है जिसके कारण न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स भी अलग अलग होती है। तो डिफरेंट न्यूक्लियस के मास नंबर को एक्स एक्सिस पर और उनके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को वाई एक्सिस पर लेकर एक ग्राफ बनाया जाता है। इसी ग्राफ का नाम है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो आइए देखते हैं ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसा होता है। ये आपके सामने मैंने लाया है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आप ग्राफ बनाएंगे जिसमें मास नंबर को एक्स एक्सिस पर और न्यूक्लियस के न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को वाई एक्सिस पर लेंगे तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर, यहां पर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स लिया गया और ये लिखा हुआ है MEVE, मतलब ये जो है वो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाया जाता है और ये मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये ग्राफ 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा जिसमें कि आपको वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका मास नंबर 30 से लेस होगा। जैसे यहां पर आप ले लें, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लें। अगर आप इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट में आ जाएंगे तो ये वो न्यूक्लियस हैं जिनका मास नंबर लेस देन 30 है। यहां से यहां ये वो न्यूक्लियस हैं जिनका मास नंबर लेस देन 30 है। दूसरा एक लाइन यहां ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आप देखेंगे इसके इस साइड में वो न्यूक्लियस है जिनका मास नंबर मोर देन 120 है। इनका मास नंबर मोर देन 120 है। इसका मास नंबर मोर देन 120, यहां मास नंबर लेस देन 120 है। और ये वाला जो यहां से यहां तक का पोर्शन है इसका मास नंबर है ये लेस देन 30 है। और यहां से यहां के बीच का जो मास नंबर है वो ग्रेटर देन 30 है बट लेस देन 120 है। तो इस कर्व को 3 हिस्सों में बांटा गया है। यहां से यहां जो मास नंबर है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई कहलाता है। वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 30 से कम है ये स्मॉलर न्यूक्लियाई कहलाता है। वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 120 से ज्यादा है वो हेवी न्यूक्लियस कहलाता है। और वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर 30 और 120 के बीच है
ये न्यूक्लियस हैविंग मॉडरेट मास नंबर। तो इस कर्व में 3 पार्ट डिवाइड हो गया है। एक वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर लेस देन 30, वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर मोर देन 120, और वो न्यूक्लियस जिसका मास नंबर लाइंग इन बिटवीन 30 एंड 120। अब आप गौर करेंगे तो जिसका मास नंबर 30 और 120 है, इसके बीच है, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी 8 से ज्यादा है। ये जो मॉडरेट मास नंबर वाला न्यूक्लियस है, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ये 8 से ज्यादा है, और इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी वो आयरन की है। आयरन की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इसकी है। और मैंने आपको बताया है जिस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जितनी ज्यादा होगी, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल माना जाएगा। जिस न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होगी, वो इतना स्टेबल न्यूक्लियस माना जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आयरन है, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी 8.85, ये सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे स्टेबल न्यूक्लियस है। इसके बाद भी जो न्यूक्लियस इस वर्टिकल लाइन, इसके और इसके बीच में है, वो भी स्टेबल ही न्यूक्लियस है। लेकिन इधर जब आप आ जाएंगे 30 के नीचे, तो आप देखेंगे कि ये मास नंबर इनका 30 से कम है। इनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 8 से कम है। ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है लेस स्टेबल न्यूक्लियस। उसी तरह से इसकी यहां के बाद आप देखेंगे, इसकी भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 8 से कम हो जाती है। ये भी लेस स्टेबल न्यूक्लियस है। लेकिन दोनों में फर्क है, ये लेस स्टेबल, ये भी लेस स्टेबल है। ये लाइटर न्यूक्लियाई है और ये हेवी न्यूक्लियस है। ये जो लाइटर न्यूक्लियाई, जो लेस स्टेबल है, ये न्यूक्लियाई कंबाइन करके बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है। जैसे मान लिया जाए कि एक न्यूक्लियस ए है और एक न्यूक्लियस बी है, ये लाइटर न्यूक्लियाई है, तो ये कंबाइन करके एक सी न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे, जो कि हेवी न्यूक्लियस कहलाएगा। तो ये लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके ये हेवी न्यूक्लियाई बनाएंगे, ताकि इनके भी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 8.5 से ऊपर हो जाए, तो ये भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये न्यूक्लियाई के पास ये टेंडेंसी है कि ये कंबाइन करेंगे और कंबाइन करके एनर्जी रिलीज करेंगे, और एनर्जी रिलीज करके अपने न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स को इंक्रीज करेंगे, 8.5 से ऊपर कर लेंगे, तो ये स्टेबल हो जाएंगे। इसी तरह से इसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ये कम है। ये न्यूक्लियस स्प्लिट होते हैं। मान लिया जाए कि ये P है, तो ये Q एंड R दो न्यूक्लियस में स्प्लिट कर जाएगा, और इस स्प्लिट करके एनर्जी रिलीज करेगा। इस एनर्जी रिलीज होने के वजह कर इसके न्यूक्लियस की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज कर जाती है, तो ये भी जो न्यूक्लियस है, ये स्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है। तो चाहे फ्यूज करके हेवी न्यूक्लियस बनाए या स्प्लिट करके लाइटर न्यूक्लियर बनाए, इन दोनों केसेस में न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज करती है और ये स्टेबिलिटी गेन करता है। बस आप देख लेंगे, यहां पर एक पीक है, यहां भी पीक है और यहां भी पीक है, मतलब शार्प पॉइंट है। ऊपर गया फिर नीचे आया, यहां से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। तो जो पीक होता है, इसके न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इसके नेबर में जो न्यूक्लियस होगा उससे ज्यादा होती है। जैसे आप देखेंगे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नेबर में ये एक न्यूक्लियस है, इधर भी है और ये इधर भी है। तो ये न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इससे और इससे ज्यादा है। उसी तरह से ये कार्बन है, कार्बन की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये नाइट्रोजन और ये हीलियम, सॉरी ये लिथियम, इससे ज्यादा है। ये हीलियम, हीलियम ये एक शार्प है, इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी लिथियम और ट्राइटियम से ज्यादा है। तो जो पॉइंटेड है, जो शार्प पीक बनाते हैं, उनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन उनके नियर बाय में जो न्यूक्लियस होते हैं उससे ज्यादा होती है। तो आइए इसके कंक्लूजन को हम लोग लिखते हैं। क्या कंक्लूजन है, देखिए, वी कंक्लूड दैट
न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज मैक्सिमम एंड अप्रोक्सीमेटली 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर Fe. सो Fe इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस Fe है, क्योंकि इसकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा है। दूसरा, न्यूक्लियस having mass number less than 30 and more than 120 are less stable. मैंने बता दिया कि 30 से जिनका मास नंबर कम है और 120 से जो ज्यादा है, 30 से कम वाला लाइटर न्यूक्लियस कहलाता है और 120 से ज्यादा वाला हेवियर न्यूक्लियस कहलाता है। इनका मास नंबर 30 और 20 से, जिसका 30 से कम हो और 120 से ज्यादा हो, वो रिलेटिवली लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनका मास नंबर, क्योंकि इनकी न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ज्यादा होती है। लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन करने की टेंडेंसी रखते हैं टू अचीव मोर स्टेबिलिटी, जबकि हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट करते हैं टू अचीव मोर स्टेबिलिटी। इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी, स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म बिग न्यूक्लियस, वेयर एज बिगर न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक पॉइंट है, for mass number 2 to 20 there are sharp defined peaks corresponding to He, carbon and oxygen. The peaks indicates that these nuclei are relatively more stable than their other nuclei in their neighboring hood. उसके बाद है significance of nuclear binding energy curve. nuclear binding energy curve ये किसी न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को दर्शाता है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होगा। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। द स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ऑल्सो इट डिटरमाइंस द एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक फ्यूजन एंड फिजन। फ्यूजन एंड ये जगह फिजन, फ्यूजन और फिजन में जो एनर्जी रिलीज होता है इस चीज को दर्शाता है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में। देखिए, शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विथ मास नंबर। शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स विथ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कैसा है वो कर्व मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व, मैंने बता दिया। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कर्व शोज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद टू न्यूक्लियाई विथ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर अ न्यूक्लियाई विथ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। दो न्यूक्लियस है, एक ए है और दूसरा बी है, ये दोनों कंबाइन करता है और ये सी बनाता है। ये लाइटर न्यूक्लियाई, ये लाइटर न्यूक्लियाई, ये हेवी न्यूक्लियाई है। टू न्यूक्लियाई लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स फॉर्म अ न्यूक्लियाई विथ मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इज इट? अगर दो स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन करके बिग न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यह न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, कंबाइन करने वाला रिएक्शन है। कंबाइन करके दो न्यूक्लियाई कंबाइन करके एक बड़े न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं, तो यह फ्यूजन रिएक्शन है। उसके बाद बोला है वेदर द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और रिमेन्स अनचेंज्ड। जब दो न्यूक्लियाई कंबाइन करके बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं तो इसका जो मास है, ये रिजल्टिंग का मास, ये जो रिएक्टेंट है, जो पहले न्यूक्लियस है, उसके मास से ये मास कम होता है। ये जो दो न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं, इनका मास आप निकालें दोनों का और इसका रिजल्टिंग न्यूक्लियस का मास निकालें तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस का मास इस स्टार्टिंग न्यूक्लियस के मास से कम होता है। उसके बाद डज द प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी और प्रोड्यूस एनर्जी। तो चूंकि आप देखेंगे ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है। प्रोडक्ट की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। प्रोडक्ट की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट की न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा होती है, या दूसरे शब्दों में
प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास से कम होता है, तो इस केस में एनर्जी रिलीज्ड होगी, क्योंकि जो मास डिक्रीज कर गया है वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।